की टक्कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसी काठी की टक्कर थी। खैर आप सभी जी सतीश जी आएंगे, आपके पास जरूर आएंगे, आप अपनी बात भी रखिएगा। कुछ एक सवाल भी मेरे जहन में है, वो भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की साधना को नौटंकी बताया। अमन, यानी कि एक और यहां पर बयान जुड़ गया है, नौटंकी वाला। देखिए, कल खड़गे जी ने नौटंकी बताया था, आज दिग्विजय सिंह ने नौटंकी बता दिया है। कल खड़गे जी खैर गोवा की भी जिक्र कर रहे थे, जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा, कह रहे गोवा गए तो फिर पत्रकार ने टोका, नहीं सर वो कन्याकुमारी। अच्छा हाँ, कन्याकुमारी गए, तो उनके दिमाग में गोवा चल रहा था। बीजेपी ने करारा पलटवार किया। यूपी के डिप्टी सीएम, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये लोग वो इसके महत्व को समझ ही नहीं सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी विश्व के धर्माचार्यों की, उसमें जो उन्होंने धर्म की व्याख्या की थी, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की, उसको जरा वो पढ़ लें, जो कि पूर्ण रूप से जो भाजपा और मोदी जी कह रहे हैं उसके विपरीत है। इसलिए ये सब नाटक नौटंकी मोदी जी करना छोड़िए, जनता आपके नाटक नौटंकी को समझने लगी है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं। और इस बीच पटना से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने 4 जून यानी जो नतीजे का दिन है, बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए लोगों से मतदान करने के लिए कहते नजर आए। ऐसा है, मुद्दे पर चर्चा बहुत हो गई, मिठाई 4 तारीख को मिलेगी। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और ये देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सबसे पहले सब लोग बाहर निकले, वोट करें। संविधान, आरक्षण, जो लोग लोकतंत्र जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं और जिन्होंने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई है, उसके खिलाफ वोट करें। चंद्रमोहन मौर्य सहयोगी इस वक्त लाइव हैं। चंद्रमोहन, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सीट है जहां पर आपने बात की रविशंकर प्रसाद से, जहां पर नजर मार्जिन को लेकर है कि कितने मार्जिन से वो जीतते हैं। मतलब एक ये वाली सीट और एक नालंदा, ये 2 सीटें इस चरण में, मतलब ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन को लेकर देखा जाएगा कितने मार्जिन से जीतते हैं रविशंकर प्रसाद। बिल्कुल, और इसी के कसमकस को लेकर रविशंकर प्रसाद लगातार अपना चुनाव प्रचार भी करते रहे और उनका सीधे तौर पर यह दावा भी रहा है शुरू से कि पिछले बार वो शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोटों से हराए हैं और इस बार यह मार्जिन बड़ा होने वाला है। हालांकि अभी जो मतदान, सुबह में भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले थे, वो संख्या थोड़ी जरूर कम होने लगी है, क्योंकि दिन में जो है वो धूप थोड़ा तेज होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी और यही वजह है कि लोगों की संख्या कम हो गई थी। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पटना वुमेन्स कॉलेज के एक बूथ पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये जो है लोग इक्का दुक्का जा रहे हैं वोट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भी लोगों की संख्या थोड़ी कम दिखाई दे रही है। यहाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि मौसम जैसे ही थोड़ा ठीक होगा तो लोगों की संख्या एक बार फिर बढ़ेगी, लेकिन इतना जरूर, चाहे पाटलिपुत्रा की बात करें या फिर पटना साहिब की बात करें, दोनों तरफ यही दावा किया गया है कि सिर्फ मार्जिन का खेल है कि कितने मतों से कौन जीतता है। देखिए, धूप छांव, मौसम का मिजाज चलता रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन 5 साल में लोकतंत्र का ये महापर्व एक बार आता है। और जितनी तस्वीरें अब तक हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं ना, अगर आप उनको चिन्हित करेंगे, नोटिस करेंगे, जहन में लाएंगे तो पाएंगे कि बुजुर्ग निकल रहे हैं। अगर उम्र के इस पड़ाव में वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो इन तस्वीरों के साथ आप समझिए कि किस तरह से आज अपने मताधिकार का आखिरी चरण में, अगर आपके पास ये अधिकार है तो वर्तमान में दीजिए, ताकि भविष्य की सबसे मजबूत तस्वीर बनाने में आपका योगदान हो सके। इसलिए हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर बात कर
कर रहे हैं, जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर, क्योंकि गर्मी हो, चिलचिलाती धूप हो, वो सब यहां पर सह रहे हैं। सतीश जी, इस सवाल के साथ, क्योंकि इससे पहले जब आप कह रहे थे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा मुद्दे बहुत हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अनुभव बोलता है। आप भी जानते हैं कि मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, सुरक्षा हो, ये मुद्दे हैं। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाने में कामयाब रहा? नारा ही उनका है मोदी हटाओ, और आप मोदी सरकार के स्लोगन देखिए, बेहद प्रभावशाली। मैं ये नहीं कहती कि नारेबाजी, जुमलेबाजी या स्लोगन से पूरी तस्वीर बदल जाती है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। अगर हम योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा के प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष की एकजुटता भी नजर नहीं आई इन मुद्दों को उठाने में, जो अभी जिनका जिक्र आप जोशों से भी कर रहे थे। देखिए, विपक्षी एकता में अभाव रहा, बाद में एकता कुछ हुई और उसी का नतीजा ये हुआ कि चुनाव खुलता हुआ नजर आया। लेकिन क्या वो पर्याप्त है? मुद्दे, मैंने जैसे कहा, बड़े बड़े मुद्दे प्रभावी हैं। मैं तो चुनाव क्षेत्रों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, देख के आया हूँ। हालात जितना बताया जाता है उतना है नहीं अच्छा, बहुत। और ये बात भी सही है कि ये विडंबना देखिए कि एक क्षेत्र में, कम से कम बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहीं गया हूँ चुनाव क्षेत्र में, तो वहाँ तो वह है कि सारे मुद्दे एक तरफ रह जाते हैं जब वो जात पात वाला मुद्दा सामने चला आता है। तो जिसके पास ज़्यादा जात, उसके जीतने के ज़्यादा चांस। ये आप समझ लीजिए, बिहार का यही मुद्दा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कॉम्बो में जितनी जातियाँ एक ने किसी ने जुटा लिया, तो फिर उसके सामने सब जो मुद्दे हैं वो इधर उधर रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक मुद्दा प्रभावी रहता, जो विपक्ष को बनाना चाहिए था उसने नहीं बनाया, वो नहीं बना पाए उतना। लेकिन इस बार मुद्दा बनाया उन्होंने। कम से कम कांग्रेस पार्टी, जो हम कहते थे 2019 में कि कहते थे 72,000 देंगे, हम कहते थे कि कोई 72 आदमी पहुंचाने वाला है आपका ये मैसेज लोगों में। लेकिन इस बार वो कुछ ये मंगलसूत्र और क्या कहते हैं भैंस वैंस वाले बयान से ये थोड़ा प्रचार हो गया। जमीन पर बहुत, मैं कम से कम बिहार की बात कर सकता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि जात जरूर प्रभावी पड़ जाती है, लेकिन हालात जो है उतनी मतलब बहुत सर जो रोजमर्रा की जाति की, समस्या। उत्तर प्रदेश में ये 40 में से 39 थी एनडीए के पास, तो वो ये जाति की दीवार तो गिरी थी 19 में। देखिए वो 2019 में 40 में से 39 एनडीए, तो वो जाति वाला फैक्टर तो गिर गया था पिछली बार। 1977 में 54 सीटें जनता पार्टी ने जीती थी बिहार में, आपको पता है ये बात? नहीं सर, मैं तो 19 की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 74-77 की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आप 74-77 जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपने कहा जाति पर हमेशा वोट पड़ता है सर, आपने कहा जाति की दीवार कभी गिरती नहीं है। देखिए बीजेपी का ऐसा दावा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी का दावा है कि मोदी फैक्टर के आगे जाति की सारी दीवारें गिर जाती हैं, जो दिखा 40 में से 39 अगर एनडीए के पास आई तो सर गिरी ना। ज्यादा जात एक साथ चलाता है, जाति खत्म कैसे होगी? पहली बात सुन लीजिए ना बात को, थोड़ा जब बोलिए तो थोड़ा बोलिए। जात बहुत ज्यादा मिल जाती है। मुद्दे क्या है कि उस समय एक राष्ट्रवाद, मोदी का फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी था 2019 में। जब कारगिल वार हुआ था उस समय भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन आप जाति को खत्म थोड़ी कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जात भारी पड़ जाता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हम पूरा बेरोजगार, लेकिन हमारे जातीय अस्मिता के लिए वो सब एक हो जाते हैं। आप दूसरा पक्ष और बता देते हैं बेरोजगारी का, महंगाई का। कि अगर आपके पास 500 रुपया है ना और गरीब में आपने बांट दिया ना, तो तुरंत के तुरंत बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाती है। ये तो हम देख के आ रहे हैं, हम आपको देख के अब मैंने सोच समझ के आ रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। इतनी हालत खराब है। तो मैं कह नहीं रहा हूं कि मोदी फैक्टर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं तो है, कौन कह रहा है कि नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि एक मोदी फैक्टर ओमनी बस ऊपर हुआ, फिर वो उसका कहेगा आप तेजस्वी फैक्टर है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि तेजस्वी का भी फैक्टर है, मोदी का भी फैक्टर है, लेकिन जात का फैक्टर जरूर है और धर्म का भी थोड़ा फैक्टर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि 77 का मैंने उपमा आपको उदाहरण इसलिए दिया, उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी, तो वो सारी दीवारें टूट गई। 77 में 54 सीट आ गई। तो ये तो भाई आप 2019 कह रहे हो तो एक सीट नहीं आई थी ना,